हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल इकोप्रो 2025। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई ने अपलोड किया है मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर फॉर क्लास 12 फॉर द सेशन 2025-26। तो इसको डिस्कस करते हैं। दो पार्ट हैं, जैसा कि आप जानते हैं, सेक्शन ए मैक्रो इकोनॉमिक्स, सेक्शन बी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन आज की क्लास में हम सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए मैक्रोइकोनॉमिक्स, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट फीचर ऑफ मनी सप्लाई फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से मनी सप्लाई का हमें इनकरेक्ट फीचर जो है वो बताना है। पहला ऑप्शन दिया है, इट इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। दूसरा ऑप्शन, इट डज नॉट इंक्लूड स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। इट इज ऑलवेज द करेंसी इन द हैंड्स ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ अ नेशन। तो किसी भी स्टेटमेंट में करेक्ट और इनकरेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करने से पहले सबसे पहले आप उसकी डेफिनेशन अपने माइंड में एक बार रिकॉल करिए। मनी सप्लाई M1 मेजर की क्या डेफिनेशन थी? इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से ही हमें पता चल रहा है कि ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है। सेकंड ऑप्शन, इट डज नॉट इंक्लूड स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। ये ऑप्शन भी ठीक है, क्योंकि इट इज द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक, दैट इज मनी यूजिंग सेक्टर, और गवर्नमेंट जो है वो मनी क्रिएटिंग सेक्टर है, तो उसको हम इसमें नहीं लेते हैं, तो ये ऑप्शन भी ठीक है। और थर्ड ऑप्शन इज, इट इज द करेंसी इन द हैंड्स ऑफ द सेंट्रल बैंक। नो, सेंट्रल बैंक इज अ मनी क्रिएटिंग सेक्टर, तो इसको हम इसमें नहीं इंक्लूड करते हैं। तो इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 3। तो इस हिसाब से जो हमें ऑल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं उसमें थर्ड ऑप्शन को रॉन्ग बोल रहे हैं ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा फर्स्ट का करेक्ट आंसर है। आप देखिए बोर्ड पे मैंने यहाँ सॉल्यूशन लिखा हुआ है साथ साथ, आप चाहे तो अपने पास इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। डी थर्ड ओनली बिकॉज मनी सप्लाई इज मनी हेल्ड बाय द पब्लिक ओनली। अब ये वैसे तो ये सिलेक्शन वाला क्वेश्चन था, पर फिर भी मैंने इसमें रीजन एक्सप्लेन कर दिया है, आप चाहें तो पेपर में इसे लिख के आ सकते हैं। ये एक आपके एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन डालेगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक? ठीक है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, यस इट इज अ फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक डेफिनेटली, क्योंकि जो भी हम अपना सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट वहां पर क्या नाम है ओपन कराते हैं बैंक में, तो डेफिनेटली वो हमें वहां पे एक्सेप्ट करते हैं हमारे डिपॉजिट। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इज इशू ऑफ करेंसी। नो, इशू ऑफ करेंसी जो हमने पढ़ा है वो हमने पढ़ा है सेंट्रल बैंक के फंक्शन में, तो ये कमर्शियल बैंक का फंक्शन नहीं है। थर्ड इज गिविंग लोन, यस इट इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्रिएटिंग क्रेडिट, मनी क्रिएशन का प्रोसेस हमने पढ़ा था, सो दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर हमारा जो फंक्शन नहीं है कमर्शियल बैंक का वो है इशू ऑफ करेंसी। यहाँ पे लिख दिया है मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, इशू ऑफ करेंसी बिकॉज इट इज अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, दैट इज आरबीआई। अब नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट इक्वेशन। ये आप लोगों को बैलेंसिंग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला जो हमारा चैप्टर था उसमें हमने इक्वेशन बैलेंसिंग सीखी है, तो उसकी हेल्प से हम इसको करेंगे। क्वेश्चन को, जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू एनएनपी एट एफसी प्लस डेप्रिसिएशन। नो, ये गलत है। डी और एन को जब हम यहाँ पर इक्वेट करेंगे तो एनएफआईए यहाँ पर आना चाहिए था नेगेटिव में, जो कि यहाँ पे नहीं है। एमपी और एफसी का भी कोई इन्होंने बैलेंसिंग नहीं किया, तो ये ऑप्शन तो गलत है। थर्ड, एनडीपी एट एफसी, नो सॉरी, सेकंड ऑप्शन, एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू एनएनपी एट एफसी प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये भी गलत हो गया, क्योंकि एफसी और एफसी दोनों सेम है, एनआईटी की तो कोई जरूरत ही नहीं थी। सी ऑप्शन, जीएनपी एट एमपी इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी प्लस एनएफआईए, तो ये ऑप्शन यहाँ पर जो है वो करेक्ट है, क्योंकि जी और जी सेम है। एन और डी नेशनल और डोमेस्टिक की बैलेंसिंग के लिए हमें एनएफआईए ही चाहिए होता है, और वो इन्होंने यहाँ लिखा है प्लस में डी के साथ, ये ठीक है। एमपी और एमपी दोनों सेम है, बैलेंसिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सो ऑप्शन सी इज क्लियरली द करेक्ट इक्वेशन आउट ऑफ ऑल द 4 इक्वेशंस। नाउ द क्वेश्चन 4 says read the following statements carefully. Statement 1 says economic territory and political frontier of a nation are one and the same thing. No, ये बिल्कुल गलत है। इकोनॉमिक टेरिटरी इज a wider statement, is a wider term, whereas political frontier is a narrower term. देखो पॉलिटिकल बाउंड्रीज में सिर्फ हमारा वही आता है जो मैप पे हम अपने कंट्री की बाउंड्री देखते हैं उसके अंदर का जो भी रीजन है, वेयर एज इकोनॉमिक टेरिटरी जिसे डोमेस्टिक टेरिटरी भी बोला जाता है उसमें हम इंक्लूड करते हैं 3 और चीजें जो कि हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर में पढ़ी हुई हैं। ships and aircrafts owned and operated by the normal residents of our country which can be operating anywhere in the world. ठीक है, बस उनकी ओनरशिप
और ऑपरेशन जो है वो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स अगर कर रहे हैं तो वो हमारी ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। एंड अदर थिंग, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, ये भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। प्लस एम्बेसीज, कंसुलेट्स और मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट्स हमारी कंट्री की अगर किसी और कंट्री में भी लोकेटेड हैं तब भी वो हमारी ही कंट्री का डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा, जो कि यहाँ पर पॉलिटिकल फ्रंटियर में लोकेटेड नहीं है तब भी। ठीक है, तो पॉलिटिकल फ्रंटियर में लिमिटेड है और इकोनॉमिक टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी में वाइडर है, क्योंकि उसमें 3 चीजें और हमने देख ली हैं। नाउ तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गई, इकोनॉमिक टेरिटरी एंड पॉलिटिकल टेरिटरी आर द सेम थिंग। नो, ये सेम चीजें नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट इज अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। सेकंड स्टेटमेंट इज सेइंग अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये भी कंप्लीटली रॉन्ग है। अमेरिका की एम्बेसी है, अब चाहे कहीं भी लोकेटेड हो पूरे वर्ल्ड में, चाहे इंडिया में हो, जापान में हो, चाइना में हो, क्योंकि वो अमेरिका की एम्बेसी है तो वो अमेरिका की ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगी। ठीक है, तो इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला स्टेटमेंट इन्होंने दिया है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ठीक है, सेकंड दिया है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। थर्ड दिया है दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। लास्ट ऑप्शन डी दिया है दोनों ही स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। नाउ मूविंग ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन इज अगेन स्टेटमेंट वाला ही क्वेश्चन है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। मनी इज अ कमोडिटी विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। मनी इंट्रोड्यूस होने से पहले बार्टर इकोनॉमिक सिस्टम था, जिसमें हम ट्रांजेक्शन्स करने के लिए हमें एक दूसरे से कमोडिटी एक्सचेंज सिस्टम भी जिसे कहा जाता था, तो कमोडिटीज ही हम एक्सचेंज करते थे, मनी वॉज नॉट देयर। तो मनी इज जनरली एक्सेप्टेड, यस। सेकेंड इज मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, यस डेफिनेटली। देखिए पहले बार्टर इकोनॉमिक सिस्टम था तो हमें किसी से भी अगर कोई कमोडिटी चाहिए होती थी तो हमें ये देखना पड़ता था कि दूसरे पर्सन के पास वो कमोडिटी अवेलेबल है या नहीं है। प्लस साथ साथ हमें उसको जो चीज चाहिए वो भी हमें हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए, तब वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो सकती थी। पर ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स वाला जो ड्रॉबैक है वो मनी के इंट्रोडक्शन के साथ साथ ही वैनिश हो गया। तो यस, इट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड एंड इट इज नाउ जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो ये भी सही है। तो आइए इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस में क्या है, अब हमें दिखाई दे रहा है दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सी ऑप्शन, बोथ द स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर ट्रू। तो यही आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सी, बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। एक्सेस ऑफ जीएनपी ओवर जीडीपी इज पॉसिबल। जीएनपी जीडीपी से बड़ा हो सकता है, यस हो सकता है। एक्सेस ऑफ हो सकता है, कब हो सकता है, जब एनएफआईए पॉजिटिव हो। सेकंड, एक्सेस ऑफ जीडीपी ओवर जीएनपी इज पॉसिबल। जीडीपी भी जीएनपी से बड़ा हो सकता है, यस, जब एनएफआईए नेगेटिव हो। सी पार्ट, इक्वालिटी बिटवीन जीएनपी एंड जीडीपी इज पॉसिबल, यस, व्हेन एनएफआईए इज जीरो। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड अगर इक्वल हो जाए तो ये दोनों भी इक्वल हो सकते हैं। जीएनपी एंड जीडीपी की इक्वालिटी भी पॉसिबल है। नाउ द लास्ट ऑप्शन से सम ऑफ जीएनपी एंड जीडीपी इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। नाउ दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली रॉन्ग। इन दोनों का सम कभी भी जीरो नहीं होता है। तो आप आंसर लिख के आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का डी, सम ऑफ जीएनपी एंड जीडीपी इज ऑलवेज जीरो। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि हमें इनकरेक्ट ऑप्शन ही चूज करने के लिए यहाँ पर बोला गया था। नाउ रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 भी यही है, असर्शन एंड रीजनिंग का। इसमें हमें एक करेक्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करना है। पहला असर्शन इन्होंने दिया है, रियल डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज अ बेटर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ नेशन एज कंपेयर टू द नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यस, रियल जीडीपी इज ऑलवेज, ये हमने इसके पॉइंट्स में पढ़ा है कि रियल जीडीपी इज ऑलवेज बेटर देन नॉमिनल जीडीपी, क्योंकि ये जो है वो करंट ईयर के प्राइसेस पर नहीं चलता, ये बेस ईयर के प्राइसेस पर चलता है। तो ये ट्रू पिक्चर हमें इकोनॉमी के डेवलपमेंट की शो करता है। सेकंड रीजन इन्होंने दिया है, रियल जीडीपी मेजर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट करंट ईयर प्राइसेस। सो नो, करंट ईयर प्राइसेस पे ये नहीं मेजर करता है, ये मेजर करता है बेस ईयर के प्राइसेस पर।
तो हमारा असर्शन ठीक है बट रीजनिंग जो है आर दैट इज रॉन्ग। तो इससे मिलता हुआ ऑप्शन हमारे पास आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो आंसर यहाँ लिखा है, आप देख सकते हैं। Now moving on to the next question, question number 8. From the items given in column first and second, choose the correct pair. करेक्ट पेयर हमने चूज करना है। पहला पेयर दिया है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और उसके अगेंस्ट लिखा है ओल्ड एज पेंशन। नो, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इज नॉट एन ओल्ड एज पेंशन। ओल्ड एज पेंशन तो वैसे ही ट्रांसफर इनकम है, फैक्टर इनकम है ही नहीं। बी पार्ट दिया है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप इज प्रॉफिट। यस, ये कॉम्बिनेशन सही है। थर्ड इज मिक्स्ड इनकम, रेंट फ्री अकोमोडेशन फ्रॉम एन एम्प्लॉयर। नो, रेंट फ्री अकोमोडेशन फ्रॉम एन एम्प्लॉयर इज अ पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, नॉट अ पार्ट ऑफ मिक्स्ड इनकम। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। डी इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इंटरेस्ट फ्रॉम कैपिटल। नो, ये दोनों का कोई मैच नहीं है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। तो अब इनमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ए बी सी और डी, तो इनमें से जो हमारा करेक्ट पेयर है दैट इज ऑप्शन बी। तो वो यहाँ हमने लिख दिया है 8 का बी पार्ट, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप इज प्रॉफिट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 अगेन असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। Assertion says public goods are those goods that are collectively consumed by the public. Yes, street lights है, parks हैं, public toilets हैं, these are collectively consumed by the public. तो assertion तो ठीक है। Reasoning कहता है public goods are excludable and rivalrous in nature. No, पब्लिक गुड्स का फीचर है नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवलरस इन नेचर। नॉन एक्सक्लूडेबल मतलब क्या हो गया, जैसे एक पब्लिक पार्क है, उसमें आप बैठे हैं तो आप दूसरे पर्सन को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, वहां आने से रोक नहीं सकते हैं कि अभी मैं इसको यूज कर रहा हूं तो आप नहीं यूज करोगे। तो एक्सक्लूडेबल ये नहीं है, नॉन एक्सक्लूडेबल है। आप यूज करेंगे, साथ साथ दूसरे भी उसको यूज कर सकते हैं। एंड नॉन राइवलरस इन नेचर है। ये राइवलरस का मैं राइवलरी है कि एक यूज कर रहा है तो दूसरे को उससे प्रॉब्लम हो रही है यूज करने से। ठीक है, जैसे कि अगर आप पब्लिक पार्क में जा रहे हैं तो आपके वहां जाने से किसी और को प्रॉब्लम नहीं है और किसी और के वहां आने से आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉन राइवलरी है। ठीक है, तो पब्लिक गुड्स आर एक्सक्लूडेबल एंड राइवलरस इन नेचर, ये गलत है ऑप्शन। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमारा असर्शन तो ट्रू है बट रीजनिंग जो है वो फॉल्स है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 9th का सी पार्ट, असर्शन इज ट्रू बट रीजनिंग इज फॉल्स। Now, the next question is question number 10. The budget under which the government may spend an amount equal to the revenue it collects is referred to as dash budget. अब हमें पता है, देखिए सरप्लस बजट में रेवेन्यू ज्यादा होता है, एक्सपेंडिचर कम होता है। डेफिसिट बजट में एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, रेवेन्यू सरकार का कम होता है। और बैलेंस बजट इज द ओनली बजट जहां पे सरकार जितना रेवेन्यू अर्न कर रही है उतना ही वो एक्सपेंडिचर भी कर रही है। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बैलेंस्ड बजट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 इज एक्सप्लेन एनी टू, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का। एक्सप्लेन एनी टू प्रिकॉशंस पर्टेनिंग टू द एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम इन अ कंट्री। 3 मेथड्स हमने पढ़े हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। तो इसमें से एक्सपेंडिचर मेथड की प्रिकॉशन आपसे पूछी गई है। देखिए तीनों मेथड्स के स्टेप्स और प्रिकॉशंस हमेशा हर टीचर बताता है कि तीनों मेथड के स्टेप्स या प्रिकॉशन में से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, तो तीनों मेथड के आपको याद करके जाने हैं। यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेथड में से क्वेश्चन आ गया है, तो यहाँ पर मैंने आपको हिंट में लिख दिया है, आप एक्सप्लेनेशन इसकी अपने आप बुक में से या अपने नोट्स में से आप लर्न कर लीजिएगा। फर्स्ट प्रिकॉशन हमने लिखी है, परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। जैसा कि हमने पढ़ा था, सेकंड हैंड गुड्स की सेल और परचेज क्यों हम इंक्लूड नहीं करते हैं करंट जीडीपी में, क्योंकि उनकी वैल्यू जिस ईयर में वो ओरिजिनली प्रोड्यूस किए गए थे ऑलरेडी उस ईयर में वो इंक्लूड की जा चुकी होगी, तो उसको हम इस करंट ईयर के जीडीपी में इंक्लूड नहीं करेंगे। हालांकि अगर उनका रीसेल हो रहा है और रीसेल करने के लिए अगर हमने किसी ब्रोकर की हेल्प ली है और ब्रोकर को ब्रोकरेज दी है, तो वो ब्रोकरेज जरूर हमारी इस साल की जीडीपी में कवर होगी या काउंट होगी। लेकिन उस गुड की अपनी वैल्यू जो वो
सेकेंड टाइम सेल या परचेज किया जा रहा है वो हम इस करंट ईयर की जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते, तो ये एक प्रिकॉशन है जो ध्यान रखना है। सेकेंड प्रिकॉशन इज परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स, और इन सबको हम करंट जीडीपी के कैलकुलेशन के वक्त हम कैलकुलेट नहीं करते हैं या इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि दीज आर मियरली पेपर क्लेम्स, ये सिर्फ पेपर क्लेम्स हैं। शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा ये सब सिर्फ पेपर क्लेम्स हैं, ठीक है। इनका करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, तो इनको हम इंक्लूड नहीं करते हैं जीडीपी में। लेकिन हाँ, अगेन जैसा हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया वही यहाँ पर भी है कि अगर इनको रीसेल या सेल या परचेज कर रहे हैं हम करंट ईयर में, तो उनको अगर सेल और परचेज करने के लिए हमने किसी ब्रोकर को ब्रोकरेज दिए तो वो डेफिनेटली फिर से इंक्लूड हमारी की जाएगी जीडीपी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए लिखा है द गवर्नमेंट जनरली लेवीज हायर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑन socially undesirable products like cigarettes, tobacco, liquor, etc. Identify and explain the indicated government budget objective in the above statement. ये सबसे पहला ही हमने गवर्नमेंट बजट का जो फंक्शन पढ़ा, गवर्नमेंट बजट का जो ऑब्जेक्टिव पढ़ा था रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, उसी का ही ये पार्ट है कि गवर्नमेंट जिन गुड्स की कंजम्पशन को इकोनॉमी में या प्रोडक्शन को कम करना चाहती है उनके ऊपर वो ज्यादा टैक्सेस इम्पोज करती है, और जिनको वो बढ़ावा देना चाहती है उनको सब्सिडीज प्रोवाइड करती है या फिर उन पे टैक्सेस कम इम्पोज करती है। तो क्लियरली ये हमारा रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज वाला गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसी के हिसाब से आपने इसको एक्सप्लेन करना है। वर्ड लिमिट 40 वर्ड्स के आसपास आप इस पे लिख सकते हैं। नाउ इसी के ऑप्शन में आपको एक दूसरा चॉइस दिया गया है, इसमें है टू फ्रेंड्स रमेश अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड पीहू अ बेकरी ओनर आर डिस्कसिंग देयर कंट्रीब्यूशन टू द नेशंस इकोनॉमी थ्रू टैक्स पेमेंट। दोनों अपना अपना कंट्रीब्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। रमेश जो कि 8 लाख रुपए साल का कमाता है, विच मेक्स हिम लायबल टू पे इनकम टैक्स, जिसके अकॉर्डिंगली उसको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। पीहू पेज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑन द सेल ऑफ केक्स एंड पेस्ट्रीज, वो जीएसटी देती है। Now on the basis of the given text, identify whether Ramesh is paying a direct tax or an indirect tax. अब देखिए इनकम में से जो टैक्स दिया जाता है वो हमें पता है दैट इज अ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। हालांकि गुड्स और सर्विसेज की सेल और परचेज पे जो टैक्स दिया जाता है वो होता है जीएसटी। तो पीहू जो पे कर रहा है दैट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, और रमेश जो पे कर रहा है दैट इज अ डायरेक्ट टैक्स। तो ये पूछा कि रमेश कौन सा टैक्स दे रहा था, डायरेक्ट टैक्स है, तो यहाँ हमने लिख दिया है यस नो। क्वेश्चन नंबर 12 और में रमेश इज पेइंग अ डायरेक्ट टैक्स, और इसके बाद इन्होंने बोला है कि इन दोनों का आप वैलिड डिफरेंस बताइए। 2 वैलिड डिफरेंस आपको लिखने हैं, तो 2 वैलिड डिफरेंस आप लिख सकते हैं कि डायरेक्ट टैक्स जो है उसको आप दूसरे पर उसका बर्डन ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और जबकि इनडायरेक्ट जो टैक्सेस होते हैं उनका बर्डन जो है वो ट्रांसफर किया जा सकता है। बाकी आप इसमें एग्जाम्पल का भी अगला डिफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। और 13 क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद द वैलिड आर्ग्यूमेंट्स। फर्स्ट इज मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी इज एन एग्जांपल ऑफ अ स्टॉक वेरिएबल। यस, सबसे पहले क्वेश्चन में ही हमने पढ़ा था मनी सप्लाई का, जब हम डेफिनेशन हमने वहां पे याद करी थी कि इट इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो जो भी चीज पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर की जाती है वो स्टॉक वेरिएबल है, जो पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर की जाती है वो फ्लो वेरिएबल है। मनी सप्लाई को हम पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, इसकी डेफिनेशन में ही क्लियर मेंशन है, तो डेफिनेटली इट इज अ स्टॉक वेरिएबल। इसको आप एक्सप्लेन कर देंगे। 2 पार्ट हैं तो 2-2 नंबर के दोनों हो गए, उसी हिसाब से आप वर्ड लिमिट अपनी डिसाइड कर सकते हैं। सेकंड इज द सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स सेवरल बैंकिंग सर्विसेज टू द गवर्नमेंट। यस, अब इसमें हम अपना जो कमर्शियल जो सेंट्रल बैंक के जो हमने फंक्शंस लर्न किए थे उसी में से एक फंक्शन आ गया है एक्सप्लेन करने के लिए, विच इज बैंकर टू द गवर्नमेंट। जो हमारा क्या नाम है सेंट्रल बैंक है, आरबीआई है, वो सारे फंक्शन परफॉर्म करता है गवर्नमेंट के लिए जो कमर्शियल बैंक जनरल पब्लिक के लिए करती है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, गिविंग लोन्स और एडवाइजेस, फाइनेंशियल एडवाइजेस, ठीक है। तो इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे यहाँ पे। और इसी की चॉइस में हमें दूसरा क्वेश्चन दिया है, एज्यूमिंग फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी central bank increases the reserve ratio from 8% to 10%,
and the total primary deposits stand at rupees 5,000. Explain the effect of a rise in reserve ratio on credit creation by the commercial banks. अब देखिए इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर जो है वो सॉल्व किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 14, मनी मल्टीप्लायर फॉर्मूला हमें पता है 1 अपॉन रिजर्व रेशो, LRR भी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए मनी मल्टीप्लायर 1 अपॉन RR इनिशियल हमने रखा है, इनिशियल था हमारा 8%, तो 1 अपॉन 0.08 यहाँ पर लेके मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू आ गई है 12.5। और फाइनल अगर हम देखें तो रेट बढ़ गया था 8% से 10% हो गया था, तो उस वाले केस में हमारे मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू होगी 10। तो इसका क्रेडिट क्रिएशन पे क्या असर पड़ेगा वो देखने के लिए हमें क्रेडिट कितना क्रिएट हुआ है वो दोनों केसेस में चेक कर लेते हैं। मनी क्रिएशन पहले वाले केस में होगा, फॉर्मूला होता है हमारा मनी मल्टीप्लायर इनटू इनिशियल डिपॉजिट्स। इनिशियल डिपॉजिट्स क्वेश्चन में दे रखे थे 5,000, तो 12.5 को जब हम 5,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस केस में हमारे मनी क्रिएशन की वैल्यू आ रही है 62,500। वेयर एज सेकेंड केस में जहां हमारी मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू आ रही थी 10, इसको अगर हम 5,000 से मल्टीप्लाई करें जो हमारे इनिशियल डिपॉजिट्स हैं, तो क्रेडिट क्रिएशन की वैल्यू आ रही है ₹50,000। तो डेफिनेटली फाइनल वैल्यू जो है वो कम है इनिशियल वैल्यू से। तो आरबीआई के या सेंट्रल बैंक के रिजर्व रेशो बढ़ाने की वजह से मनी क्रिएशन जो है वो कम हो गया। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि इन दोनों के बीच में जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप होता है, हायर द रिजर्व रेशो लेसर द मनी क्रिएशन, लेसर द रिजर्व रेशो हायर द मनी क्रिएशन। तो यहाँ पे इसको हमने ऐसे शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है, रिजर्व रेशो हाई होगी तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होगी, मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होगी तो मनी क्रिएशन भी या क्रेडिट क्रिएशन भी जो है वो इकोनॉमी में कम होगा। ओके, सो बाय मिस्टेक इसको मेंशन कर दिया मैंने एज सॉल्यूशन नंबर 14, जबकि ये क्वेश्चन नंबर 13 का ही और वाला पार्ट था, रिजर्व रेशो वाला जो क्वेश्चन अभी अभी न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किया। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14, इसमें गिवन है ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल डेटा। आपको 2 ईयर्स दिए हैं 2020, 21, 2022 एंड 23। नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू दे रखी है 6,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली, एंड नॉमिनल जीडीपी एडजस्टेड टू बेस ईयर प्राइसेस, यहाँ पे गलती से बेस टीयर प्राइसेस लिखा है बट इट इज ईयर प्राइसेस, 8,000 एंड 12,000। और ये नॉमिनल जीडीपी एडजस्टेड टू बेस ईयर प्राइसेस इज नथिंग बट द वैल्यूज ऑफ रियल जीडीपी, ठीक है। तो ये कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दिया हुआ है, इट मीन्स ये वैल्यू रियल जीडीपी की ही है। अब इन्होंने बोला है कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी in the year 2022-23 using 2022-21 as the base year। इसको हमने अपना बेस ईयर मान के परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना है इन द रियल जीडीपी। तो यहाँ देखिए मैंने टेबल यहाँ लिखी है बोर्ड पे, और परसेंटेज चेंज हमें किसी भी चीज में निकालना हो तो हम निकालते हैं फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय द इनिशियल वैल्यू इनटू 100। तो वही हमने किया है। फाइनल जीडीपी जो है बाद वाले ईयर में दैट इज 12,000, और जो इनिशियल जीडीपी है हमारा दैट इज 8,000 डिवाइडेड बाय द, इन्होंने बोला इसको आप बेस लेंगे 2021 वाले को, तो उसको हमने डिनोमिनेटर में ले लिया 12,000 माइनस 8,000 डिवाइडेड बाय 8,000 इंटू 100, तो परसेंटेज चेंज आ गया 50%। यही परसेंटेज चेंज हमने कैलकुलेट करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, थियोरेटिकल क्वेश्चन है ये। डिस्कस ब्रीफली द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ अ सेंट्रल बैंक। बैंकर्स बैंक, ठीक है, बैंकर जो आरबीआई है या जो सेंट्रल बैंक है वो बाकी कमर्शियल बैंक्स के लिए एज अ बैंक एक्ट करता है। जैसे हम जनरल पब्लिक के लिए कमर्शियल बैंक्स एक्ट करते हैं, वैसे ही बाकी सारे कमर्शियल बैंक्स के लिए आरबीआई जो है वो एज अ बैंकर एक्ट करता है। तो ये वाला फंक्शन आप जो है इसमें एक्सप्लेन करेंगे कि आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक से डिपॉजिट एक्सेप्ट भी करता है और उनको फंड्स जो है वो लेंड भी करता है इन द टाइम ऑफ देयर नीड। इसको आप एक्सप्लेन कर देंगे। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, दोनों पार्ट 2 मार्क्स में आपको एक्सप्लेन करने हैं। सेकंड इज लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, ये हमने पढ़ा था। सेंट्रल बैंक का फंक्शन लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट मींस जब कमर्शियल बैंक्स को अगर फंड्स की नीड है और वो कहीं और से फंड्स रेज नहीं कर पा रहे हैं तो एज अ लास्ट ऑप्शन वो आरबीआई को अप्रोच करते हैं एज अ लास्ट ऑप्शन।
तो वही इसका फंक्शन हमने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें ए पार्ट है जिसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे कर दिया है। सपोज देयर आर ओनली 3 फर्म्स इन एन इमेजिनरी इकोनॉमी, फर्म्स एक्स वाई एंड जेड। अच्छा, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा, ये वैल्यू एडेड मेथड का क्वेश्चन होता है। इसमें आप हमेशा इस तरीके से जितनी भी फर्म्स दे रखी हैं उनके इंडिविजुअल कॉलम्स बना लीजिए। लेट मी एडजस्ट द कैमरा अ बिट so that you can see the solution. Here is the complete solution. Okay, देखिए फर्म X, फर्म Y एंड फर्म Z, अब इनकी इंडिविजुअल सेल्स दे रखी है कि फर्म X ने सेल किए हैं गुड्स वर्थ ₹20,000 टू फर्म Y। तो फर्म X का जो मैंने कॉलम बनाया यहाँ पे मैंने लिख लिया सेल्स टू Y ब्रैकेट में लिख लिया, ताकि मुझे बाद में पता लगे कि ये फर्म X ने सेल किसको करा था। टू Y 20,000 की सेल करी है और फर्म Z को इसने सेल किया है 12,000 वर्थ के गुड्स। सिमिलरली फर्म Y का डेटा दे रखा है, फर्म Y ने सेल किया है फर्म X को वर्थ ₹11,000 एंड फर्म Z को वर्थ ₹35,000। और फर्म Z ने इन दोनों फर्म्स को तो कुछ सेल नहीं किया, डायरेक्टली हाउस होल्ड को सेल किया है। तो ये लिख लिया हमने सेल ब्रैकेट में हाउस होल्ड ₹57,000। अब इसमें बोला है ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन ट्रांजेक्शन कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी इन द इकोनॉमी। ठीक है, जीडीपी एट एमपी हम कैलकुलेट करते हैं बाय एडिंग द ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ नंबर ऑफ फर्म्स इन द इकोनॉमी। जितनी भी फर्म्स हैं उन सबका जीबी एट एमपी हम कैलकुलेट कर लेंगे, उन सबको सम अप करेंगे लास्ट में, तो हमारे पास मिल जाएगा जीडीपी एट एमपी। अब इसके लिए देखिए, पहले मुझे इन तीनों फर्म्स का इंडिविजुअली जीबी एट एमपी निकालना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला हमें पता है, वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट डायरेक्टली तो गिवन नहीं है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का भी हमें फॉर्मूला पता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। सेल्स गिवन है, सेल्स 32,000 कैसे हुआ, फर्म एक्स ने वाई को भी 20,000 के गुड सेल किए हैं और जेड को 12,000 के, तो दोनों का सम कर लिया तो इसकी सेल आ गई 32,000 माइनस। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन ये कहां से आया, 11,000 वैल्यू। देखिए फर्म वाई ने फर्म एक्स को सेल किया था 11,000 का, मतलब वो फर्म एक्स के लिए हो गई परचेजेस यानी कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो ये 11,000 हमने यहाँ पुट कर लिया। इस तरीके से जीवीए एट एमपी ऑफ फर्म एक्स आ गया हमारे पास 21,000। सिमिलरली हमने फर्म वाई का भी कैलकुलेट किया है, वीओ माइनस आईसी, इसकी सेल्स है 11,000 प्लस 35,000 दैट इज 46,000। इसके बाद इस फर्म की इंटरमीडिएट कंजम्पशन हम देखेंगे, फर्म वाई ने खरीदा था फर्म एक्स से 20,000 का, तो वो हमने यहाँ पर 20,000 पुट कर दी वैल्यू, एंड वी हैव गॉट द वैल्यू एडेड ऑफ फर्म वाई विच इज ₹26,000। नाउ फॉर फर्म जेड, सेल्स हमें पता है 57,000 है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन फर्म जेड ने दोनों फर्म से खरीदा था, फर्म वाई से भी खरीदा था और फर्म एक्स से भी खरीदा था, वर्थ ₹12,000 एंड 35,000। तो इन दोनों को हमने ऐड कर लिया, टोटल 47,000 की इसकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। तो 57,000 माइनस 47,000 brings us to the value ₹10,000 करोड़ वैल्यू एडिशन बाय दी फर्म जेड। अब मुझे निकालना था जीडीपी एट एमपी, तो मैंने तीनों फर्म्स के जीवीए को सम अप कर लिया है यहाँ पर, 21,000 प्लस 26,000 प्लस 10,000 विच ब्रिंग्स अस टू द वैल्यू ₹57,000 करोड़। ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, इसी 16th क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है। Elaborate the likely impact of construction of 2 new express highways on the GDP and welfare in an economy। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा जो है इनकम डिटर्मिनेशन वाले यूनिट में से है, जो यहाँ पे डाला है इन्होंने। इसमें हमें इम्पैक्ट बताना है, 2 न्यू हाईवेज कंस्ट्रक्ट किए हैं गवर्नमेंट ने। तो देखिए गवर्नमेंट ने अगर न्यू हाईवे कंस्ट्रक्ट किए हैं तो इट मीन्स एडिशनल इन्वेस्टमेंट हुआ है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट अगर हुआ है तो इट मीन्स एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में जनरेट हुई होगी, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है तो इसका मतलब क्या है, उसमें हमने मल्टीप्लायर वाले में पढ़ा था कि 1 पर्सन्स इनकम इज अनदर 1 पर्सन्स एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन्स इनकम। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की साइड से ये एक्सपेंडिचर है, बट पब्लिक की साइड से ये जो है वो एज अ सोर्स ऑफ इनकम है। जिन लोगों को भी कॉन्ट्रैक्ट मिला होगा हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है, लेबर हायर हुआ होगा, तो इट मीन्स एडिशनल इन्वेस्टमेंट होने के साथ साथ इनकम जो है वो मल्टीप्लाई होकर इकोनॉमी में जनरेट की जा रही है।
तो ये वाला पूरा इफेक्ट जो है आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट याद रखिए क्योंकि ये सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप अपने वर्ड लिमिट जो है वो इसमें ध्यान रखेंगे। पूरा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वाला कॉन्सेप्ट इसमें नहीं समझाना है, ब्रीफली ही इसको आपने एक्सप्लेन करना है। अब और करके इसमें दूसरा पार्ट भी दिया हुआ है, अगर आप ये वाला नहीं अटेम्प्ट करना चाहते हो तो दूसरा वाला पार्ट भी दिया हुआ है। हाउ विल यू ट्रीट द फॉलोइंग व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। बहुत सालों से इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है सीबीएसई में कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हुए इन चीजों को आप किस तरीके से कंसीडर करेंगे, इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। इसके लिए आप यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन यहाँ लिखा हुआ है और वाले पार्ट का। फर्स्ट था सैलरी रिसीव्ड बाय नॉन रेजिडेंट इंडियन वर्किंग इन रशियन एम्बेसी इन इंडिया। नॉन रेजिडेंट वर्कर है, वो रशियन एम्बेसी में काम कर रहे हैं, लेकिन वो एम्बेसी जो है वो इंडिया में ही लोकेटेड है। अब हमें पता है कि अगर कोई भी एम्बेसी किसी और कंट्री की हमारी कंट्री में अगर लोकेटेड है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट तो नहीं है। तो अगर ये हमसे डोमेस्टिक इनकम में पूछा होता तो डेफिनेटली ये इंक्लूड नहीं होता, लेकिन ये हमसे पूछा गया है नेशनल इनकम के बारे में, तो यस ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा क्योंकि ये जो है हमारा एनएफआईए का पार्ट है। ठीक है। Now second part is profits earned by an Indian bank from its branches abroad. इंडिया का बैंक है, उसकी जहां अब्रॉड में ब्रांचेस हैं उससे होने वाले प्रॉफिट्स को हम अपनी कंट्री की नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, तो इसका भी आंसर अगेन यस ही होगा। क्यों? क्योंकि अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि हमारे यहाँ का बैंक है तो डेफिनेटली इनकम या जो भी प्रॉफिट हमें हो रहा है वो हम अपनी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वाले पार्ट में इसको हम इंक्लूड करेंगे। थर्ड पार्ट इज एंटरटेनमेंट टैक्स रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट। किसी भी टाइप का कोई भी टैक्स है वो गवर्नमेंट के लिए एक ट्रांसफर इनकम है, तो ट्रांसफर इनकम तो चाहे डोमेस्टिक इनकम हो चाहे नेशनल इनकम हो, दोनों में से किसी में भी इंक्लूड नहीं होती है, तो इसको हम लिख देंगे नो एज इट इज अ पार्ट ऑफ अ ट्रांसफर इनकम। नाउ अगेन एक न्यूमेरिकल है, इसका सेकंड पार्ट, बी का सेकंड पार्ट, सेल्स दे रखी है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक, इनडायरेक्ट टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन एंड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ये देख लीजिए क्वेश्चन, यहाँ से स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। ये इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ एनवीए एट एमपी। पहले तो क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, एनवीए एट एमपी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो एनवीए एट एमपी हमारे को कैलकुलेट करना बहुत इजी हो जाएगा अगर हमारे पास जीवीए एट एमपी की वैल्यू है। जहां पर भी जीवीए एट एमपी आएगा इट मींस हमें वैल्यू एडेड मेथड यूज करना है वहां पर। जीवीए एट एमपी की वैल्यू कैलकुलेट करके उसके बाद हम एनवीए एट एमपी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए जीवीए एट एमपी का फॉर्मूला हमारा होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब इस क्वेश्चन में जो पार्ट्स दिए हुए हैं उसमें वैल्यू ऑफ आउटपुट तो कहीं भी डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हाँ उसके कंपोनेंट्स हैं हमारे पास। सेल्स एंड चेंज इन स्टॉक हमारे पास है, सेल्स की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 90 और चेंज इन स्टॉक नहीं है तो हम क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके निकाल सकते हैं। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन भी है, आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। देखिए GVA at MP is equals to value of output minus intermediate consumption. सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्वेश्चन में दे रखी है 40, तो अलग से जो हमें परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, वो कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। जब आईसी की ऑलरेडी वैल्यू दी हुई हो तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कंसीडर नहीं किया जाता। सेल्स 90 क्वेश्चन में गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक 25 गिवन है, ओपनिंग स्टॉक 15 गिवन है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 40 भी गिवन था, कैलकुलेट करके वैल्यू आ गई जीबी एट एमपी की 60 करोड़। हमें लेकिन निकालना है एनवीए एट एमपी, तो इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम इक्वेट कर लेंगे। नेट निकालना है, ग्रॉस दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन की वैल्यू हम माइनस कर लेंगे। 60 माइनस 20 क्वेश्चन में गिवन ही है वैल्यू, तो इट मींस एनवीए एट एमपी की वैल्यू हमारे पास ₹40 करोड़ आ गई। अब देखिए इसी क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स भी दिया हुआ है और रेंट भी दिया हुआ है। अगेन वो दो कंपोनेंट्स कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं, तो आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा। रेंट जो है वो वैल्यू एडेड मेथड का पार्ट नहीं है, कहीं भी उसका कोई कंपोनेंट नहीं है, वो इनकम मेथड का पार्ट है। सिमिलरली इनडायरेक्ट टैक्स की भी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि एमपी और एफसी का कहीं भी हमें इक्वेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। आई होप ये प्रैक्टिस पेपर का सोल्यूशन जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई।
थैंक यू।